नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायलॉग में। आज बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 101 से लेकर 104 के बीच में, और आर्टिकल 102 विशेष तौर पे एक तरीके से बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप की अगर बात करें, इसमें आर्टिकल 101 क्या बात करता है? आर्टिकल 101 बात करता है बेसिकली वैकेशन ऑफ सीट्स, यानी कि सीट कब वैकेंट होता है, खाली कब होता है, रिक्त कब होता है। जो पार्लियामेंट, यानी बेसिकली यहाँ पे पार्लियामेंट के में ही बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं। सो पार्लियामेंट का सीट कब वैकेंट होता है उसके बारे में ही अभी विशेष तौर पे अभी बात कर रहा हूँ मैं। लेटर ऑन अगर बात करें स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उसका प्रोविज़न अलग दिया हुआ है, आर्टिकल 190 के आसपास में दिया हुआ है, वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल पार्लियामेंट के बारे में जान रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में। तो सीट वैकेंट होने का दो प्रमुख कारण है। सबसे पहले सीट वैकेंट कब होता है? जब किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, यानी कि किसी को अयोग्य ठहरा दिया जाता है जो मेंबरशिप उसका है, यानी सदस्यता की अयोग्यता जो होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। दैट मीन्स इफ़ ही और सी विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर द मेंबरशिप, उस केस में क्या होता है? सबसे पहले सीट वैकेंट होता है, यानी रिक्त होता है। दूसरा होता है कि रिज़ाइन दे दिया लिखित में। किसको रिज़ाइन दिया जाता है? चेयरमैन को देगा या फिर स्पीकर को देगा। चेयरमैन को कब देता है? जो राज्यसभा में चेयरमैन को देगा। और स्पीकर को कब देगा रेजिग्नेशन? लोकसभा में। जब लोकसभा में कोई रेजिग्नेशन दे रहा है मेंबर, तो वो स्पीकर को देगा, और राज्यसभा में चेयरमैन को देगा। चलिए, खैर 101 क्लियर हो गया कि 101 बेसिकली बात करता है कि सीट जब वैकेंट होता है, तो इसको लिख सकते हैं वेकेशन ऑफ सीट्स, कब खाली होता है। 102 की अगर बात करें, तो ये बात करता है बेसिकली डिसक्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि अभी डिस्कस करूंगा मैं। 103 बात करता है कि डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, लाइक इफ़ एनी पर्सन इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप, और इफ़ एनी लाइक पर्सन, या फिर जो भी पर्सन है जो कि मेंबर है, अगर उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, तो इन दैट केस डिसीजन जो है वो एक तरीके से क्वेश्चन राइज होता है। उस तरीके से बात करता है कि उसके डिसक्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन राइज हो सकता है। ओके, तो 103 ये बात करता है। 104 की अगर बात करें, वो बात करता है कि देखो, बिना ओथ एंड एफर्मेशन का कोई भी मेंबर अगर सीट कर जाता है, मान लिया जाए कि सदस्यता ले लिया, सब कुछ हो गया, अब मेंबर वो जीत कर आ गया किसी पर्टिकुलर पार्टी के टिकट से, फिर उसके बाद वो बिना ओथ एफर्मेशन से वो बैठ जाता, तो उस केस में पेनल्टी है। सो पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और एफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99, जो कि बात करता है ओथ एंड एफर्मेशन का, विदाउट व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिसक्वालिफाइड, ऐसे केस में बात करता है पेनल्टी का। खैर, अगर बात करें डिसक्वालिफिकेशन का प्रमुख तौर पे, तो ये क्या बोलता है? आर्टिकल 102 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या बात करता है? सो आर्टिकल 102 बात करता है डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, यानी कि जो सदस्यता है पार्लियामेंट का, बेसिकली उस पार्लियामेंट यानी राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं, उनको कब अयोग्य ठहरा दिया जाता है। तो देखिए, कुछ प्रमुख चीज़ें तो यहाँ पर बता दिया गया है कि कब अयोग्य ठहरा दिया जाता है। जैसे कि अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चोजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले क्या यहाँ पर बात किया हुआ है? इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अदर देन डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, नॉट डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर। अब जैसे कि बात करें डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फिर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर अ सर्टेन केस इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और अंडर द यूनियन, फिर या फिर स्टेट में, एक्सेप्ट कुछ चीज़ों में बताया गया मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस से एग्जेम्प्टेड है पार्लियामेंट के द्वारा, वो प्रोविज़न अलग है। पर अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, मतलब सरकारी डिपार्टमेंट से 2-3 जगह से पैसा उठा रहा है, तो वैसे केस में उसको उसकी जो सदस्यता है वो चला जाएगा। चलिए, सबसे पहला हो गया। दूसरा कहता है कि अगर वो अनसाउंड माइंड है एंड स्टैंड्स और डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, कि अगर कोर्ट ने उसको पागल घोषित कर दिया है कि ये अनसाउंड माइंड है व्यक्ति, जो कि मेंबर है पार्लियामेंट का, इधर लोकसभा और राज्यसभा का, सो उस केस में उसको अयोग्य ठहराया जाएगा और उसका जो सदस्यता है वो एक तरीके से छीन लिया जाएगा। चलिए, खैर
और तीसरा क्या बात करता है, इफ़ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट वगैरह है तो इस केस में दिवालिया घोषित हो, ऐसे केसेस में उसको यानी कि डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये सारे प्रोविज़न है। इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, अगर वो सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है और हैज़ वॉलेंटरली एक्वायर द सिटीज़न ऑफ अ फॉरेन स्टेट और इज़ अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिगेंस और एडेरेंस टू अ फॉरेन स्टेट। सो अगर ऐसा भी कई बार होता है कि इफ़ एनी पर्सन इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से सिटीज़न को एक्वायर कर रखा है या फिर उसके पास डबल सिटीजनशिप है, ऐसे केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो समझ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ई में क्या बात करता है, इफ़ ही होल्ड्स सो डिस्क्वालीफाइड बाय अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज a person shall be deemed to hold any office of profit under the government of India or the government of any state by the reason only that he is a minister। जैसे मैंने बताया था कि मिनिस्टर है इधर हाउस ऑफ यूनियन स्टेट। अ पर्सन shall be disqualified being a member of either house of parliament if he is so disqualified under the 10th schedule। ओके, 10th schedule यानी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। खैर अभी बात करेंगे, फिलहाल अभी सबसे पहले जो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, अभी तो रीड कर लिया बेयर एक्ट एक सिंपल तरीके से, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि देखिए डिस्क्वालिफिकेशन का जो बला 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 जो भी ग्राउंड दे दिया गया यहाँ पे, ये सारे ग्राउंड्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए सबसे पहले बात आता है कि इसका क्लॉज डी पे आइए। डी को छोड़ दीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जैसे कि पार्लियामेंट ने लेड किया है दैट कि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एप्लीकेबल होता है कहीं पे। तो ये कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन है, तो जैसे देखिए ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो है, इस ग्राउंड पे जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, ये कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो अगर इस ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है ये बेसिकली अगर किसी भी व्यक्ति को गिल्टी ठहराया जाता है सर्टेन लाइक अगर बात किया जाए, देखिए सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होता क्या है। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में अगर बात करें तो ये 1951 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ये बात करता है बेसिकली कि इलेक्शन कंडक्ट कैसे करवाया जाएगा हाउस ऑफ द पीपल में, ओके, या फिर लेजिस्लेचर ऑफ इस स्टेट में कैसे करवाया जाएगा। और फिर जो करप्ट प्रैक्टिसेज हो रहा है, एक तरीके से डटी पॉलिटिक्स हो रहा है, उसके बारे में ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हर चीज़ के इलेक्ट्रोलर जो हर चीज़ है उसके बारे में बात करता है कि ये चीज़ें कैसे चलेगी। खैर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसमें बहुत सारे चेंजेस अमेंडमेंट भी बाद में आए हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या क्या बताया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये बताया गया है कि अगर किसी को अगर अयोग्य ठहराया गया है, यानी कि इफ़ एनी पर्सन इज़ लाइक फाउंड गिल्टी ऑफ अ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंस और करप्ट प्रैक्टिस में अगर वो पाया गया है तो ऐसे केस में उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो आर्टिकल यानी कि सेक्शन कहते हैं, सेक्शन 8 क्लॉज 3 की अगर बात करें, जैसे राहुल गांधी को अभी डिस्क्वालीफाई किया गया है, सो ऐसे केस में अमेंडमेंट हुआ था, इसी वजह से हुआ था 2013 में भी अमेंडमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के थ्रू कहा था। खैर 8 क्लॉज 3 क्या बात करता है, 8 क्लॉज 3 क्या बोलता है, किसी भी व्यक्ति को कि कोई भी एमपी है और एमएलए, किसी भी व्यक्ति नहीं, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो सकता है, सदस्य हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर वो क्राइम करता है और उनके अगेंस्ट कोई ऐसे क्रिमिनल ऑफेंस एलिगेशन लगता है और अगर उनको 2 साल का सज़ा हो जाता है, मान लीजिए कि 2 ईयर का जेल हो जाता है, और उनको ऐसे केस में डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और अगर इनको अगर लेटर ऑन इसको क्या होता है कि 6 साल तक वो सदस्यता नहीं ले सकते हैं पार्लियामेंट का या फिर जो भी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है, कहीं भी सदस्यता नहीं मिल सकता उनको, तो 6 साल तक ऐसा हो सकता है। लेकिन ये 8 क्लॉज 3 बात करता है इवन अगर पर्सन बेल पे भी बाहर आ गया ना, तो उस केस में भी उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसी का अगर सेक्शन 8 क्लॉज 4 की अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो सेक्शन 8 क्लॉज 4 क्या बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को कन्विक्टेड किया गया है, कोई एमपीज है, एमएलएज है या एमएलसी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ओके, काउंसिल्स के मेंबर है,
तो ऐसे केस में अगर उनके अगेंस्ट अगर कोई अपील गया है जो कि कन्विक्शन और सेंटेंस का, तो 3 महीने का उनको एक तरीके से ट्रायल के लिए टाइम दिया जाएगा। लेकिन देखिए, एक 3 महीने वाला जो टाइम पीरियड दिया गया था ना राहुल गांधी वाले जो केस में अभी था, उसमें 3 महीने का टाइम पीरियड दिया गया। 3 महीने के अंदर आप अपील कीजिए। पहले डिसक्वालिफिकेशन ये नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2013 का एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी किया था इसको आर्टिकल 8 क्लॉज 4 को, सॉरी सेक्शन 8 क्लॉज 4 को रीड करते हुए, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का 1951 का जो सेक्शन है 8 क्लॉज 4, उसको रीड करते हुए कहा, इसको अल्ट्रा वायरस ठहराया और कहा कि डिसक्वालिफिकेशन कन्विक्शन के टाइम में ही हो जाएगा। मान लीजिए कोई पार्लियामेंट का मेंबर है या फिर स्टेट लेज कहीं का भी हो सकता है मेंबरशिप, वो तो पार्लियामेंट, एक बात अभी पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करें, इसलिए कि कोई भी किसी की भी सदस्यता है पार्लियामेंट की, तो उस केस में क्या होता है, चाहे तो वो राज्यसभा लोकसभा का हो या फिर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का भी हो सकता है, तो ऐसे केस में अगर उसको कन्विक्शन ठहराया गया है और 2 साल से ज़्यादा का है, तो ऐसे केस में उसका जैसे ही सेशन कोर्ट हो, निचली अदालत हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, कहीं से भी कन्विक्शन होगा, देखिए खास करके अगर उसको कन्विक्शन हुआ उसी दिन से उसका डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगा। पहले 3 महीने का टाइम दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट इन जुलाई 2013 स्टक डाउन सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड डिक्लेयर इट अल्ट्रा वायरस and held that disqualification takes place from the date of the conviction. Okay, disqualification will take place on the date of the conviction only. Okay, तो ये एक तरीके से बात किया गया है कि disqualified under any law made by the parliament। ये इसका मैंने एक तरीके से आपको एक तरीके से डिटेल में बताया जो क्लॉज ई है। अगर बात करें अभी अगर बात करें कि इफ़ इस केस में ये तो समझ में आ गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन में। अब राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो डिफेमेशन के केस में डिस्क्वालीफाई किया गया था। 499 500 आईपीसी का पढ़िएगा, उस केस को लेकर डिस्क्वालीफाई किया गया था। चलिए डिफेक्शन लॉ पे आता है। डिफेक्शन लॉ कब आया था, डिफेक्शन लॉ क्या होता है वो तो जानेंगे ही। डिफेक्शन लॉ आया कब था, देखिए डिफेक्शन लॉ आया था 52nd अमेंडमेंट के बाद। 52nd अमेंडमेंट 1985 में अमेंडमेंट हुआ था 52nd, और इसमें 10th शेड्यूल में ये डाला गया था, पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है वो उस तरीके से जाना जाता है। ओके, सो 10th शेड्यूल में ये डाला गया है और ये 52nd अमेंडमेंट 1985 के थ्रू आया, जिसमें क्या किया कि पार्टिकुलर पर्सन कोई पार्टिकुलर टिकट से जीत कर आया है, पार्टी के टिकट से जीत कर आया है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकता है या लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर में भी हो सकता है, जैसे कि विधानसभा में भी हो सकता है या फिर लोकसभा का मेंबर हो सकता है। तो ऐसे अगर पार्टिकुलर पार्टी से जीत कर आया है तो उसको कोई एमपी है, कोई एमएलएज है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो पर्सनल प्रॉफिट के लिए अगर ज्वाइन किया है। लेकिन इसमें एक चीज़ अलाउ कर दिया था, 52nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1985 में, उस समय ये चीज़ अलाउ था कि आप मर्ज करके, मान लीजिए पार्टिकुलर पार्टी से 15-20 सांसद जो हैं या फिर 15-20 जो विधायक हैं, आप एक पार्टिकुलर पार्टी से दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, ये मर्ज अलाउ था। लेकिन देखिए 1985 जो था ना, उस समय 1/3 मेंबर था पॉलिटिकल पार्टी का उसमें मर्जर में, कि जैसे 15-20 तो एग्जांपल मैंने ऐसे ले लिया, 1/3 था। पर ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ ना 2003 में, 2003 में जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसमें भी ये चेंज कर दिया गया। अब कहा गया कि देखिए कि 2/3 जो मेंबर है उसको मर्ज माना जाएगा, या 2/3 जो मेंबर, अगर एक मान लीजिए कि कांग्रेस के 2/3 मेंबर छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसका सदस्यता नहीं जाएगा। मर्जर मतलब ये कहा गया, 1985 में इसका मीनिंग अलग था, इसका मीनिंग था 1/3 मेंबर। तो याद रखिएगा ये जो भी अमेंडमेंट हुआ, टाइम टू टाइम जो होता है लॉ में अमेंडमेंट आते ही रहता है। तो ये डिफेक्शन लॉ इसके बारे में है। ये एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज देयर इज अ पर्सन हु बॉर्न ऑन बीजेपी टिकट्स। सपोज कोई पर्सन है, ए है, वो उसने जीता है बीजेपी टिकट से, और बीजेपी टिकट से वो जीत कर कहाँ गया, वो गया
मेंबर बना पार्लियामेंट का मेंबर बनने के बाद वो क्या है कि वो पर्सनल प्रॉफिट के लिए वो क्या कर रहा है, दूसरा पार्टी ज्वाइन कर रहा है। जीता तो बीजेपी से है और दूसरा पार्टी ज्वाइन कर ले रहा है। ये 2002 से पहले 3 से पहले हुआ करता था, पर ये अब नहीं होता है। 91st अमेंडमेंट के बाद ये चेंज हो गया। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अगर है तो वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है एज पर जो 10 शेड्यूल में दिया गया है। ओके, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि कोई पार्टिकुलर पर्सन है, वो बीजेपी के टिकट से जीत कर आया है और वो मेंबरशिप उसका है पार्लियामेंट का, और अगर वो अपने पार्टी को बदल के दूसरे पार्टी में जाता है तो दूसरे पार्टी में जाएगा तो वो सोचता है कि अपना सदस्यता को भी साथ, सदस्यता यानी कि जो मेंबरशिप है वो भी साथ में लेकर जाएगा। लेकिन ये डिफेक्शन लॉ के बाद नहीं होता है ऐसा, ठीक है। डिफेक्शन लॉ के बाद ये अप्लाई नहीं होता है। अगर पार्टिकुलर पार्टी के टिकट से अगर आपने जीता है, सपोज दैट बीजेपी का यहाँ पे एग्जांपल लिया था, तो बीजेपी से अगर जीता है तो उसको बीजेपी में ही रहना है। अगर बीजेपी पार्टी को छोड़कर दूसरा पार्टी ज्वाइन करता है तो जैसे ही ज्वाइन करता है वैसे ही इसका सदस्यता चला जाएगा, क्योंकि पर्सनल प्रॉफिट के लिए जा रहा है। तो ऐसे तो फिर करप्शन बढ़ जाएगा, जैसे कि इस लॉ को इसीलिए लाया गया था। चलिए खैर, अगर बात करें डिफेक्शन लॉ की, इसके बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर बात करें कोई वॉलंटरली अपनी स्वेच्छा अनुसार अगर अपने सदस्यता को, अपनी मेंबरशिप को त्याग देता है तो ऐसे केस में भी डिस्क्वालीफाइड है ये, ओके। या फिर वो जो भी पार्टिकुलर पार्टी से जीत कर आया है, जो भी पार्टिकुलर पार्टी से वो जीत कर आया है पार्लियामेंट में, उस पार्टी के जो मीटिंग है, सपोज दैट कांग्रेस से जीत कर आया है, वहाँ का मीटिंग, जो कांग्रेस की जो पर्सनल मीटिंग होती है, जो भी उनके लीडर्स की मीटिंग होती है, उसको बिल्कुल अटेंड नहीं करता, उसको एब्सटेन करता है फ्रॉम वोटिंग। जो भी उसका मैटर है, जो भी उनके उनके जो मीटिंग्स होते हैं, वो प्रेजेंट उस समय नहीं होता, उपस्थित नहीं होता है ऐसे मीटिंग में। तो उस पार्टी को लगा कि ऐसा नहीं है, तो ऐसे केस में भी उसका मेंबरशिप चला जाएगा। चलो, अगर बात करें कि कोई किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा है, यानी कि इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर्स है, ज्वाइन किया किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो ऐसे केस में भी उसका सदस्यता चला जाएगा। मान लिया कोई निर्दलीय लड़कर अगर पार्लियामेंट में गया है, लोकसभा में गया है, तो ऐसे केस में अगर उसको मान लिया जाए वो वो ज्वाइन कर लेता है किसी और पार्टी को, तो ऐसे केस में भी उसका सदस्यता चला जाएगा, जो भी व्यक्ति होगा उसका चला जाएगा। अगर बात किया जाए कि कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, ज्वाइन करता है, अगर मान लीजिए कि राज्यसभा है तो राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ऐसे ऐसे केसेस में भी अगर वो पार्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन करता है, कोई भी पार्टिकुलर पार्टी को, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो चेयरमैन है राज्यसभा का, वो डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू 10th शेड्यूल, जो डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके अनुसार, और उसकी सदस्यता चली जा सकती है। ऐसे केस में जाएगी सदस्यता ही, ओके। खैर, ये सारे ग्राउंड्स हैं जो कि डिफेक्शन लॉ है। डिफेक्शन लॉ क्या है, पता चल गया कि डिफेक्शन क्या 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 ग्राउंड्स है, ओके। इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, ओके। अगर बात करें डबल मेंबरशिप, ये क्या होता है? पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। अगर ऐसा है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्टेड हुआ है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ही मस्ट इंटीमेट लाइक विद इन 10 days इन विच हाउस ही डिजायर टू सर्व। मान लीजिए कोई राज्यसभा से मेंबर है और वो चुनाव लड़ा है लोकसभा का भी, तो ऐसे केस में लोकसभा का चुनाव जीत जाता है तो उसके पास 10 दिन का टाइम है, दो में से एक ही हाउस का वो मतलब मेंबर रहेगा, दोनों हाउस का एट द साइमल्टेनियसली ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ओके। ये चीज़ समझ लीजिए, साइमल्टेनियसली अगर नहीं रहेगा, एक साथ दो हाउस का मेंबरशिप नहीं मिलेगा उसको, ओके। अगर कोई सिटिंग मेंबर है हाउस का, उसको भी अगर एक तरीके से, अगर कोई सिटिंग मेंबर है कोई भी हाउस का, हाउस ऑल्सो इलेक्टेड टू बी द अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वैकेंट, समझ लीजिए, ओके। सिटिंग मेंबर होता है भी। अगर बात किया जाए डिसक्वालिफिकेशन के और सारे ग्राउंड्स के, तो जैसे मैंने बताया रेजिग्नेशन एक एग्जांपल है। अगर कोई एब्सेंट हो जाता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा कि एब्सेंट अगर कोई हो जाता है मोर देन 60 days, 60 दिनों से ज़्यादा अगर कोई एब्सेंट हो जाता है, तो ऐसे केस में भी उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ओके। 60 दिन से ज़्यादा अगर कोई मेंबर एब्सेंट हो रहा है बिना कोई नोटिस का, बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए, अब कोई भी मीटिंग, पार्लियामेंट्री मीटिंग में अटेंड नहीं कर रहा, किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको एक तरीके से हटा दिया जाएगा उस हाउस से, ओके। और अगर बात करें रेजिग्नेशन का, तो रेजिग्नेशन कोई मेंबर देता है पार्लियामेंट का, राज्यसभा का है तो वो चेयरमैन को देगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक्स ऑफिशियो, या फिर लोकसभा का है तो स्पीकर को देगा, या फिर स्पीकर नहीं तो डिप्टी स्पीकर को देगा, एज पर द प्रोविज़न जो पार्लियामेंट का बना हुआ है, ओके।
खैर ये सारी चीज़ें तो हो गई ख़त्म, जो भी ग्राउंड है इसका डिस्क्वालिफिकेशन का। खैर अगर बात करें आर्टिकल 103 का, तो 103 भी डिस्कस कर लेते हैं। 101, 102 क्लियर हो गया। 101 में वैकेंट ऑफ सीट की बात की गई है, वैकेशन ऑफ सीट, जो कब सीट वैकेंट होता है। 102 में डिस्क्वालिफिकेशन का बात किया गया है। अगर 104 को मैं एक बार 103 जो आर्टिकल है इसको मैं रीड कर दे रहा हूँ। 103 क्या बात करता है, अगर 103 को मैं रीड करता हूँ यहाँ पर, तो कहता है डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो देख लीजिए। इफ एनी क्वेश्चन राइजेज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट has become subject to any of the disqualification mentioned in clause 1 of 102, the question shall be referred for the decision of the president and his decision shall be final. सपोज दैट किसी ने जैसे कि बताया ना कि 102 के अंदर जो भी ग्राउंड्स बताया गया है कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे उसको हटाया जाएगा, तो कौन कौन से ग्राउंड है, जैसे कि अनसाउंडनेस की वजह से, कि पागल है तो उसको निकाल दिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वजह से। कई बार क्वेश्चन राइज होता है कि किसी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वजह से अगर हटा दिया गया, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से हटा दिया गया, या फिर डिस्चार्ज किया गया है इनसॉल्वेंट, उसको दिवालिया घोषित कर दिया कोई ऐसा व्यक्ति है, ओके, या फिर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, या फिर कोई कानून बना हुआ है, जैसे मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना हुआ 1952। तो ऐसे केस में क्या होता है कि फाइनल डिसीजन अगर इस पे क्वेश्चन अराइज होगा, जैसे राहुल गांधी के केस में क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बोले उन्होंने, ओके, जो इनको डिस्क्वालीफाई किया गया इस 2023 में अभी रिसेंटली, ओके। खैर वो कंट्रोवर्सी जो भी इशू है, खैर अगर बात करें इसके जितने 102 आर्टिकल ऐसे क्लॉज 1 में जो भी चीज़ें दिए हुआ है, इस पर अगर कोई क्वेश्चन राइज होता है कि यार उनको क्यों हटाया गया, उनकी सदस्यता को क्यों एक तरीके से अयोग्य ठहराया गया, उन पार्टिकुलर मेंबर को क्यों अयोग्य ठहराया गया, तो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन अराइजेज ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, तो ऑन दैट ओनली द प्रेसिडेंट डिसीजन विल बी द फाइनल डिसीजन, ओके। बस इतना दिमाग में रखिए, राष्ट्रपति का डिसीजन विल बी द फाइनल डिसीजन ओनली, ओके। तो ये 103 बात करता है। अगर 104 की बात करें, आर्टिकल 104 बात करता है penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 99, जो कि बात करता है oath and affirmation, और when not qualified or when qualified. So if a person sits or votes as a member of either house of parliament before he has complied with the requirements of article 99, okay, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for a membership thereof, or that he is prohibited from so doing by provision of law made by the parliament liable। देखिए जाहिर सी बात है, अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, उसको ऐसे केस में तो उस पर पेनल्टी लगेगा। अगर वो बिना ओथ एंड एफर्मेशन का पार्लियामेंट पहुंच जाता है, जब कभी भी मेंबर जीत कर आया, किसी भी पार्टी से जीत कर आया है, तो वो जब कभी सदस्यता लेता है, सदस्यता कब लिया जाता है, मान लीजिए कि कोई जीत कर आया है, तो पार्लियामेंट में फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे कभी प्रेजेंट हो, वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि जो नियुक्त किया गया जो भी व्यक्ति होता है, उनके सामने उसको प्रेजेंट होकर ओथ लेना बहुत ज़रूरी है। ये ओथ तो देगा ना वो, अकॉर्डिंग टू जो आर्टिकल 99 में दिया हुआ है उसके अनुसार, ओथ एंड एफर्मेशन बाय मेंबर्स। सो एक चीज़ याद रखिए, आर्टिकल 101, 102, 103 क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।